तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहले में क्या बोला उसने, पहले में कहा है कि जितने OH ग्रुप ज्यादा होंगे उतना क्या होगा, उतना रीजन क्या है उसका, रीजन क्या है कि उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी, उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, ध्यान रखना। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसे याद करना है। क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट में आ जाओ। सेकंड पॉइंट, सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी में क्या होता है कि जो अल्कोहल ग्रुप होता है, सॉरी जो फिनॉल ग्रुप होता है, वो वाटर में सॉल्युबल होगा या नहीं, बताना मुझे रिप्लाई करके, यस या नो। फिनॉल ग्रुप इज सॉल्युबल इन वाटर, यस और नो। यस सर, होता है। श्वेता और निधि, यस सर होगा। हाँ, रीजन क्या है बताओ, यस ठीक है, बट व्हाई। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाँ, ध्यान रखना, वो चीज जो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जैसे यहाँ पे O है और वो H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो इसका मतलब वो वाटर में सॉल्युबल होगा। Although organic compound is insoluble in water, but the organic compound who form hydrogen bond with water is soluble in water। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है टेक्निकल क्वेश्चन, वो कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कोई वाटर में सॉल्युबल ही नहीं होता, और ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है फिनॉल, फिर ये वाटर में सॉल्युबल क्यों है, तो इसका रीजन क्या है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ। अब जैसे जैसे अगर मैंने बड़ा ग्रुप बनाता चला गया, ठीक है, जैसे जैसे मैंने क्या किया, बड़ा ग्रुप बना दिया, जैसे मैंने ये एक रिंग बनाया, एक OH, अब बहुत ध्यान से देखना इसको, और इसमें मैंने क्या किया, 2 रिंग बना दिए, ठीक है, ये 2 रिंग बना दिए, और इसमें एक OH, फिर मैंने क्या किया, 3 रिंग बना दी। अब बताओ इन तीनों में से वाटर में सॉल्युबल सबसे ज्यादा कौन होगा, बताओ, 1 वाला या 2 वाला या 3 वाला। ओके, निधि, श्वेता एंड अंकित, हाँ वेरी गुड। देखो जितना छोटा ग्रुप होगा ये उतना सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, क्यों होगी, क्योंकि सॉल्युबल कौन कर रहा है, OH ही तो कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना रहा है, OH बना रहा है, तो जितना ये बड़ा ग्रुप होगा उतना सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी AR या R ग्रुप जितना बड़ा होगा उतना सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके दोनों पॉइंट खत्म होते हैं, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपकी फिनिश होगी, तो इसमें यही क्वेश्चन 2 बनते हैं आपके जो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में 2 रिएक्शन ऐसी है जो बोर्ड ने ठेका ही ले रखा था कि हर बार उसे देना था। ठीक है, बोर्ड ने बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट ही ले रखा था कि लगभग 10 साल में से 8 साल वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 2 रिएक्शन इसकी नेम रिएक्शन। ठीक है, वो कौन कौन सी रिएक्शन है मैं आपको डिस्कस अभी करता हूं, पहले मैं आपको इसका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता देता हूं। अभी तो टाइम है ना आपके पास, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ 7 o'clock तक टाइम है आपके पास। यस सर। ठीक है, अब पूरा पढ़ो और इसको हम डिस्कस करके पढ़ेंगे ताकि यहीं याद करो, आप इसको याद कर लो आप पूरे अच्छी तरह से। देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन क्या है, पूरी बुक में एक जैसी है, पूरी बुक में एक जैसी है। अगर आपने यहाँ एक बार पढ़ ली तो कोई भी एरोमेटिक वाला कंपाउंड होगा उसका ऐसी रिएक्शन होगी सेम। अब देखो इसमें पहला है नाइट्रेशन, तो जब भी एरोमेटिक में नाइट्रेशन होगा तो आपको याद रखना हम किससे रिएक्शन करेंगे, HNO3 से। और कौन सा ग्रुप अटैच होगा, जो रिएक्शन होगा वो होगा HNO3 से, और अटैच कौन सा ग्रुप होगा, अटैच होगा नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा। अब जो फिनॉल होता है, फिनॉल का जो OH ग्रुप होता है ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, पढ़ा आपने ये पहले,
ये जो OH ग्रुप होता है ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, यानी जो भी आने वाला ग्रुप है वो कहाँ जाएगा, ऑर्थो में या पैरा पोजिशन में जाएगा। ये पता है आपको? OH ग्रुप कौन सा Yes, ग्रुप sir. होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो जो भी ग्रुप अटैच होगा वो कहाँ जाएगा, ऑर्थो में और पैरा में। ठीक, अब देखो ये रिएक्शन बहुत आसान होगी। जैसे मैंने कहा अभी सल्फोनेशन बोला था, ऐसी जैसे मैंने बोला इसको नाइट्रेशन करवा दो, तो आपने देखा ये OH ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रेशन का मतलब मैंने HNO3 इसमें मिक्स कर दिया। जैसे HNO3 करेंगे तो यहाँ से क्या ग्रुप निकलेगा, नाइट्रो ग्रुप निकलेगा। अब ये नाइट्रो ग्रुप कहाँ जाएगा, ऑर्थो में और पैरा में। अब इन दोनों में से ज्यादा कौन बनेगा बताओ? इसमें क्वेश्चन पूछता है आपसे, इसमें एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में आपके पास, वो क्वेश्चन मैं अभी बता देता हूं आपको। ये है, ठीक है, एक ऑर्थो में चला गया देखो, और ये चला गया पैरा में। ठीक है, तो दो तरीके के कंपाउंड बन गए, ऑर्थो और पैरा वाले। समझ में आ गया? Yes, sir. अब वो क्या कहता है, क्वेश्चन क्या आया था देखो, क्वेश्चन ये आया था कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है वो होता है स्टीम वोलेटाइल, यानी ये स्टीम में वोलेटाइल हो जाता है आराम से। लेकिन जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है ये नहीं होता है, क्यों? ये क्वेश्चन पूछा था बोर्ड में कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है वो स्टीम वोलेटाइल होता है, यानी स्टीम में वोलेटाइल हो जाता है, स्टीम में इसके वेपर बन जाते हैं। लेकिन जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है ये नहीं बनता है, ये स्टीम के साथ वोलेटाइल नहीं होता है, क्यों? कोई आइडिया, एनी आइडिया? नो सर। नो। श्वेता, निधि, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है? Yes, sir. रिपीट कर दो। हैं? क्वेश्चन Repeat कर दो। कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, देखो O मतलब ऑर्थो, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है इज स्टीम वोलेटाइल, यानी स्टीम में वोलेटाइल बन जाता है, यानी इसके वेपर बन जाते हैं। लेकिन जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है उसके वेपर्स नहीं बनते हैं स्टीम के साथ, क्यों? Sir, high boiling point. हाई बॉइलिंग पॉइंट, चलो मैं बता देता हूँ इसका रीजन क्या है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, ऑर्थो वाला बनाया, तो ऑर्थो में OH ये बन गया, ठीक है, OH, और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप में क्या होता है, ये नाइट्रो हो गया, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल में होती है उसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक ही मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर यानी ये अपने आपस में ही कंबाइंड हो गए। तो अब इसको तोड़ना आसान है, ये जल्दी से टूट जाएगा क्योंकि तो अपने आपस में बॉन्डिंग बना दी इसने। तो ये दूसरे मॉलिक्यूल से क्या होगा, वीकली बॉन्ड होगा, इसीलिए ये जल्दी से टूट जाता है। ठीक है, और यही रीजन है, तो इसका मेन रीजन ये देखो लिखा हुआ है इसमें भी कि जो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है स्ट्रीम वोलेटाइल होता है, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रामोलिकुलर का मतलब जब अपने आपस में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है उसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर। इंट्रा मतलब अपने ही, विद इन द मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो इसको तोड़ना आसान हो जाता है, ये स्ट्रीम वोलेटाइल हो जाता है। लेकिन पैरा के साथ क्या होता है, देखो पैरा के केस में क्या होगा, पैरा के केस में क्या होता है, जैसे आपने बनाया फिनॉल, ठीक है, पैरा के केस में बन गया फिनॉल, और पैरा में यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है, NO2 ग्रुप। अब क्या होता है, जो दूसरा फिनॉल ग्रुप लगा होगा वो दूसरा फिनॉल ग्रुप ऐसे लगा होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, OH हो जाता है। तो अब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी एक मॉलिक्यूल ये अलग है और एक मॉलिक्यूल ये अलग है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। तो जब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर, देखो ये वर्ड में मस्त फंस जाना क्योंकि वो आपको एसर्शन रीजन में क्वेश्चन दे सकता है। तो इसमें होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर।
इसको ध्यान रखना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये हो गया कि जो ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल, उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जल्दी से टूटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि एक दूसरे से किसके थ्रू जुड़ गए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ गए। अब इसको तोड़ना मुश्किल है, जैसे आपने बॉइलिंग पॉइंट बताया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टूटेगा ही नहीं, लो टेम्परेचर में टूटता नहीं है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? इसका इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। अब ये टूटेगा नहीं, इसीलिए ये स्टीम वोलेटाइल नहीं होता है। ध्यान रखना इसको, ये क्वेश्चन पूछा था बोर्ड ने और ये पूछ सकता है, क्योंकि बोर्ड उन क्वेश्चन को ज्यादा पूछता है जिसको वो रिपीट करता है, यानी रिपीटिशन बोर्ड में बहुत ज्यादा होती है। 50 से 60% क्वेश्चन रिपीट होते हैं 10 ईयर्स के। अगर आप प्रीवियस के 10 ईयर के क्वेश्चन करोगे तो उसमें से देखोगे आपकी 40 to 50 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, 50 to 60% भी रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दोनों का मतलब समझ गए आप लोग। ये इंटरमॉलिक्यूलर Yes, sir. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए टूटेगा नहीं जल्दी, इसलिए वोलेटाइल होता नहीं है। और पहले वाले में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए जल्दी टूट जाता है। तो सारा खेल किसका है? इंटर और इंट्रा का। देखो इसने लिखा भी है, इसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी वजह से ये स्टीम वोलेटाइल नहीं होता है। तो बताओ ये लॉजिक समझ में आया आपको? Yes, sir. श्वेता, अंकित, Yes, sir. ये याद करना है। देखो ये क्वेश्चन कहीं आ ना जाए, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन को सीबीएसई रिपीट करता है जो हाई लेवल के होते हैं, और ये लॉजिकल क्वेश्चन है, तो लॉजिकल क्वेश्चन आपको हाई लेवल में पूछा जाएगा। ये देखो इसने दिखाया भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो मैंने आपको बताया था। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसने दिखा दी। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे उसने दिखा दी है कि ये देखो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसको तोड़ना आसान है। ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इसको ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, पैरा का बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है और ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि जल्दी टूट जाएगा, ये देर में टूटेगा। अब वो कहता है देखो, अगर आपने कंसंट्रेट HNO3 ले लिया, ये फिनॉल है, और फिनॉल में आपने क्या किया? कंसंट्रेट HNO3 ले लिया। कंसंट्रेट मतलब जिसमें NO3 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा? ये दोनों जगह पे चला जाएगा, ये दोनों जगह पे चला जाएगा। पहले ही कहाँ पे जाएगा? ऑर्थो में भी, पैरा में भी और ऑर्थो में भी, ये दोनों जगह पे चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों जगह पे चला जाएगा किसकी वजह से? कंसंट्रेटेड HNO3 की। अगर कंसंट्रेट लिया तो देखो अलग आंसर आ रहा है, डाइल्यूट लिया तो अलग आंसर आ रहा है। कंसंट्रेट का मतलब होता है जिसमें इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा होगा तो ज्यादा NO2 निकालेगा ये, और ज्यादा NO2 निकालेगा तो क्या होगा? ज्यादा NO2 इसमें अटैच हो जाएगा। ये केवल इसके केस में, बस बाकी के केस में NO2 लोगे तो एक ही अटैच होता है, केवल ये फिनॉल के केस में ज्यादा अटैच हो जाता है बस। बाकी सबके केस में पहला वाला ही चलता है जो ऑर्थो या पैरा में होता है। ठीक है, तो कहता है कि ये बन जाएगा 2, 4, 6। देखो यहां से काउंटिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो इसका नाम हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसका नाम हो जाएगा। ठीक, 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसे कहते हैं पिक्रिक एसिड। ध्यान रखना, इसका कॉमन नेम क्या है? पिक्रिक एसिड। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कॉमन नेम से ज्यादा जाता है, और ये क्या होता है? एक्सप्लोसिव होता है, ये एक्सप्लोसिव हो जाएगा एक समय। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड बन जाता है येलो कलर का। तो बताओ यहां तक क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? No, sir. ओके, निधि, श्वेता, देखो कंसंट्रेट लिया तो तीनों जगह पे लग गया, दोनों ऑर्थो पैरा पे, और अगर आपने डाइल्यूट लिया तो एक ही जगह पे जाएगा। ठीक, Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। देखो ये सबसे इजी है, ये पूरी बुक में एक जैसा मिलेगा। ये
पूरे ग्रुप में सेम है। अब देखो हेलोजिनेशन, यहाँ पे थोड़ा ये अलग अलग चीज दिखाता है। हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हेलोजन ऐड करेंगे। आपने फिनॉल ले लिया, अब आप इसमें हेलोजिनेशन करो, यानी हेलोजन को ऐड कर दो। चलो आपने Br2 ऐड कर दिया। अब अगर आप किसके प्रेजेंस में करते हो, CH2 के प्रेजेंस में, तो Br कहाँ जाएगा, Br कहाँ जाएगा, ऑर्थो में या पैरा में। Br कहाँ जाएगा, ऑर्थो में जाएगा और या फिर जाएगा पैरा में, क्योंकि ये कौन सा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो OH कौन सा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा। अब वो कहता है ज्यादा कौन बनेगा, कम कौन बनेगा, तो जो ये वाला है पैरा वाला, ये बनता है ज्यादा बनेगा, और जो है ऑर्थो वाला ये बनता है माइनर, ये कम बनेगा। तो ये कम बनता है ऑर्थो वाला और ये बनता है ज्यादा। उसका लॉजिक क्या है, देखो वो कहता है कि जो ये दोनों ग्रुप होते हैं, अब ये दोनों पास पास आ गया, दोनों क्या करेंगे, लड़ाई करते हैं, यानी इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन हो जाता है। पास पास आ गए दोनों, दोनों लड़ाई करेंगे आपस में, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इसीलिए क्या बनता है, कम बनता है ड्यू टू रिपल्सन। यहाँ पे क्या किया हमने, दोनों को अलग अलग बैठा दिया, भाई लड़ रहे हो तुम ज्यादा, चलो एक इस रूम में बैठो, एक दूसरे रूम में बैठो। अब क्या हुआ, दोनों शांत हो गए, तो रिपल्सन नहीं होगा, लड़ाई तो होगी नहीं दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों के दोनों ग्रुप मैंने दूर दूर बैठा दिए, तो क्या हो गया, रिपल्सन तो है ही नहीं, इसलिए ये ज्यादा बनेगा। तो इसे कहते हैं मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर बनेगा कौन सा वाला, पैरा वाला, और माइनर बनेगा कौन सा वाला, ऑर्थो वाला। समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक। अब देखो ब्रोमीन CH2 के साथ इसकी बॉन्डिंग कम थी, इसीलिए एक एक ही जगह जा रहे थे, लेकिन आपने क्या किया, इसको वाटर के साथ मिला दिया। ये ऐसे जैसे आप लोग खाना खाते हो, खाने में अगर रोटी है, रोटी खा रहे हो आप लोग, और रोटी में सब्जी सही नहीं बनी है तो आप कम रोटी खाते हो, ठीक है, आपने केवल 10 ही रोटी खाई। लेकिन अगर आपको सब्जी अच्छी मिल गई, कि बहुत बढ़िया सब्जी मिल गई, तो आप क्या खाओगे, 15-20 रोटी खा जाओगे, ठीक। तो कब खाई आपने अच्छी रोटी, जब आपको अच्छी सब्जी मिली, टेस्टी सब्जी मिलेगी तो आपने ज्यादा रोटी खा ली, और जब उसमें टेस्ट ही नहीं आया तो आपने कम रोटी खाई। अब घर में मत बताना कम खाया, तो पता चल रहा बोलेंगे अच्छा इसीलिए, ठीक है। तो ये होता है कि नहीं होता है, अगर सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़िया है तो आप क्या ज्यादा रोटी खा लेते हो, और सब्जी का टेस्ट कम है तो आप कम रोटी खाते हो। ये बताओ सही है आपके लिए, आपको ऐसा लगा सही या नहीं लगा? यस सर। होता है ऐसा, निधि यस सर। और अंकित? हाँ, तो ऐसी इसमें हो गया। ये ब्रोमीन का वाटर के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, तो ये क्या करते हैं, एक ही साथ तीनों ग्रुप यहाँ अटैच हो जाते हैं। तो जब बॉन्डिंग अच्छी होगी तो तीनों ग्रुप अटैच हो जाएंगे, ये Br, ये Br, ये Br, तीनों एक साथ अटैच हो गए, ठीक है, और 3 HBr बाहर हो। तो क्यों, इसकी वाटर के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, और इसमें पहले केस में Br2 की CH2 के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी, इसीलिए इसमें केवल एक ही जगह पे जा पाता है। और जब आपने वाटर के साथ मिक्सअप कर दिया तो वाटर के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी है, इसलिए तीनों जगह चला गया। तो देखो इसमें फर्क पड़ेगा, अगर वो कहता है फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, तो ये तीनों जगह जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसको कहेंगे 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। और वैसे इसके साथ क्या होगा, 2 ब्रोमोफिनॉल, इसका होगा 4 ब्रोमोफिनॉल, इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमोफिनॉल। इसमें जब सेकंड पोजीशन में लगाए तो 2 ब्रोमोफिनॉल, लेकिन इसका हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो समझ में आया हेलोजिनेशन का? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो नेक्स्ट में आ जाते हैं। ये सबके साथ ऐसी है, जहां पे भी हेलोजिनेशन आएगा यही केस चलेगा, ऐसे ही होगा। तो इसमें 2 ही रिएक्शन दिए आपको, वैसे बहुत सारी रिएक्शन होती है। अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि बोर्ड ने ठेका ले रखा है, वो 2 रिएक्शन ये वाली है। एक रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको हर साल मिलती है या 2 साल में एक बार मिलती है, देते हैं लगभग। ये रिएक्शन कौन सी है, एक है कोल्बे रिएक्शन, और एक है इसके अगला
रीमर टीमर रिएक्शन। ये दो रिएक्शन ऐसी है कि बोर्ड पता नहीं क्या है, उसको हर बार ये रिएक्शन डाल देता है। ठीक है, तो इसको याद करके जाना अच्छी तरह से, दो रिएक्शन, क्योंकि ये दो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी हर बार होती आने की। ठीक, लेकिन इस समय टाइम थोड़ा ज्यादा हो चुका है, अगर आपको, क्योंकि लगभग 7 o'clock है, तो इसमें दो रिएक्शन और ये दो रिएक्शन और हैं बस, तो ये आपका फिनॉल भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या बचा है देखो, कल के दिन ये लगभग फिनिश हो जाएगा आपका। इसमें फिनॉल की रिएक्शन है, इसमें 4 रिएक्शन हो गई, और ईथर है, ईथर भी छोटा सा ही, ईथर में ज्यादा नहीं है, 5-6 रिएक्शन है टोटल बस। तो कल आपका फिनॉल का ये पार्टसन और ईथर आपका फिनिश हो जाएगा, यानी कल ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा आपका। फिर हम लास्ट स्टेज में आते हैं बायोमोलिक्यूल्स के। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको आराम से क्यों पढ़ा रहा हूं कि आपको याद हो जाए वो चीजें। आपको ये काम करना है, बस याद करना है। ऑर्गेनिक में आप याद करोगे, आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक की खास बात है, अगर आप याद नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें रटने वाला ज्यादा है कि इसमें ये करेंगे तो कौन सा रिएजेंट बनता है, इसमें रिएजेंट कौन सा यूज होता है, यही क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें याद करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने जितनी रिएक्शन बताई उसमें याद करना है कि फिनॉल में ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो क्या होगा, और फिनॉल में ब्रोमीन का CH2 के साथ डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये दोनों चीज फिर आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये मैं आपको पोस्ट करूंगा, आपको याद करना है। ठीक है, तो मैं ऑफ करता हूँ मीटिंग को यहीं पे। ठीक, Okay, sir. Thank you, sir. बाय 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 बाय।